अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बोनिल कार्बन। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक अलग क्लास है जिनका कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप जो इनमें मौजूद होता है उसको कहा जाता है कार्बोनिल कार्बन। और कार्बोनिल कार्बन क्या है? इट इज़ द कार्बन दैट इज़ अटैच टू ऑक्सीजन थ्रू अ डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन अगर डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है तो इस कार्बन को कहा जाता है कि ये कार्बोनिल कार्बन है। चूँकि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों अलग अलग क्लासेस हैं तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिफरेंस क्या होगा कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है अगर इसके साथ दोनों साइड्स के ऊपर आर ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, आर ग्रुप क्या है? दिस आर अल्काइल ग्रुप्स। तो अगर इस कार्बन के साथ दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये कीटोन्स हैं। सिमिलरली अगर इस कार्बोनिल कार्बन के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है जबकि दूसरे साइड पे आर ग्रुप अटैच्ड है तो इनको हम कहेंगे कि ये अल्डिहाइड्स हैं। अल्डिहाइड्स के लिए एक साइड पे हाइड्रोजन का अटैच होना ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट ये जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं इनको कंसीडर किया जाता है कि ये डिराइवेटिव्स हैं फॉर्मल्डिहाइड के। फॉर्मल्डिहाइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच हैं तो इनको कहा जाता है कि ये फॉर्मल्डिहाइड है। और जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है कि ये क्या हैं? दे आर द डिराइवेटिव्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का रिप्लेस कर दें बाय आर ग्रुप तो हमारे पास अल्डिहाइड्स बनेंगे। और अगर दोनों हाइड्रोजन हम आर ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो फिर क्या बनेंगे? कीटोन्स बनेंगे। तो इस वजह से जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनको कहा जाता है कि दे आर द डिराइवेटिव्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। By removing either one or the two hydrogen by alkyl or aryl groups we get aldehydes and ketones। अच्छा, अब ये जो अल्डिहाइड्स हैं इनमें एक साइड पे हमने आर ग्रुप अटैच करना है और ये आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल ग्रुप का मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड आपने अटैच किया हुआ है जिस तरह मिथाइल है या इथाइल ग्रुप आपने अटैच कर दिया है तो इनको कहा जाएगा कि ये दो क्या हैं? दे आर द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विद द कार्बोनिल कार्बन। लेकिन अगर ये रिंग फॉर्म में है, ये जो चेन है दिस इज इन अ रिंग फॉर्म, तो इसको कहा जाता है कि ये एराइल ग्रुप है। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो अल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड विद हाइड्रोजन, इसके साथ आप कोई दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं और एराइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। ओके, सिमिलर इज द केस विद कीटोन्स। कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और इसके दोनों साइड्स पे आर ग्रुप अटैच होंगे। अब ये जो आर ग्रुप हैं ये ऐसे भी हो सकता है कि दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हों, ऐसे भी हो सकता है कि एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है और दूसरे साइड पे क्या है? एराइल ग्रुप है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि दोनों साइड पे रिंग्स अटैच्ड हों, यानी दोनों साइड्स पे क्या हो? एराइल ग्रुप अटैच हो। सो ऑल दिस कंडीशन आर पॉसिबल। सब में इसमें से जो भी कंडीशन आपके पास आ रही होगी जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, दोनों साइड पे अल्काइल है, दोनों साइड पे एराइल है, या एक साइड पे अल्काइल है एक साइड पे एराइल है, तो ये सारे के सारे कहलाएंगे कीटोन। अच्छा, अब इनका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो अल्डिहाइड्स का है उसको कहा जाता है फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दैट इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे आर ग्रुप होगा। ठीक है, अब ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो अटैच्ड है इस पोर्शन को कहा जाता है कि ये फॉर्माइल ग्रुप है और ये क्या है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स एंड दिस फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड ऑलवेज अकर एट द एंड ऑफ द चेन। हमेशा ये चेन के एक एंड पर ही होगा क्योंकि दूसरे साइड पे तो आर ग्रुप है तो यहाँ पे आपका पूरा चेन आ जाता है। और हाइड्रोजन अगर आप अटैच कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की वैलेंसी सिर्फ एक ही है, वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो वो हमेशा एंड पे ही आएगा जहाँ पे एक बॉन्ड इसका कार्बन के साथ बना हुआ है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो मज़ीद ये कोई बॉन्डिंग नहीं बना सकता। इस वजह से ये क्या होगा कि फॉर्माइल ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे आपको मिलेगा। अच्छा, कीटोन्स को अगर हम देखें तो उनका फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप है। उसमें हमने ये पढ़ा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है एंड दिस इज अटैच्ड विद 2 आर ग्रुप्स। Now this portion only, the carbon double bond oxygen, only this portion is the functional group of ketones
और इसको कहा जाता है कीटो ग्रुप। जिस तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड विद हाइड्रोजन को फर्माइल ग्रुप कहा जाता है, इसी तरह सिंपली अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इसको कहा जाता है कि ये कीटो ग्रुप है। और ये जो कीटो ग्रुप है ये ऑलवेज दिस अकर इनसाइड द चेन। क्योंकि दोनों साइड पे आर ग्रुप होता है तो एक साइड पे भी आपका चेन लाजमन मौजूद होना चाहिए कीटोन्स में, दूसरे साइड पे भी चेन लाजमन मौजूद होना चाहिए। तो दो चेन्स के बीच में आ रहा है ये कीटो ग्रुप, तो इस वजह से हम कहेंगे कि दिस फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज बी इनसाइड द चेन, ये हमेशा चेन के अंदर होगा। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है अल्डिहाइड और कीटोन में। दोनों में कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन अल्डिहाइड में इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है एंड इट ऑलवेज अकर एट वन एंड ऑफ द चेन। और कीटो ग्रुप में क्या है कीटोन्स में कि कीटो ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन मौजूद है बट इट ऑलवेज अकर इनसाइड द चेन। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कार्बन को देख लेते हैं। आगे जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट कार्बोनिल कार्बन का रोल होगा, और यही कार्बोनिल कार्बन और इसके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वही सिग्निफाई करके देते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी। तो कार्बोनिल कार्बन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इसमें क्या है, कार्बन अटैच्ड विद ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 क्यों है, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन का जहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। सिमिलरली कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है, तो कार्बन भी क्या है, उसका 4 बॉन्ड बने हुए हैं। एक कार्बन के साथ है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन के साथ है वो भी सिंगल है तो इट इज़ आल्सो सिग्मा बॉन्ड। दूसरा जो ऑक्सीजन के साथ है तो वो चूंकि डबल है तो उसमें एक सिग्मा आएगा दूसरा पाई आएगा। इट मीन्स कि कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ऑक्सीजन है इट इज़ आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बाकी अल्काइल ग्रुप के जितने भी कार्बन होंगे अगर वो उनमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। अच्छा, बॉन्ड लेंथ को अगर हम देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 1.204 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन दैट इज अटैच्ड विद CH3 ग्रुप दैट इज अल्काइल ग्रुप इट इज ऑलमोस्ट 1.5 एंगस्ट्रॉम, और जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंकेज बना रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.124 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली अगर इनके एंगल्स को देखा जाए तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जहाँ पर एंगल बन रहा है इट इज़ ऑलमोस्ट 121 डिग्री, जहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप के साथ एंगल बना रहा है इट इज़ 125 डिग्री, और अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन के दरमियान वाला जो एंगल है इट इज़ ऑलमोस्ट 114 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल जो हाइब्रिडाइजेशन के एंगल हैं उनसे यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस इस वजह से है बिकॉज दिस अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस वजह से थोड़ी सी ये जो एंगल होंगे वो डिस्टॉर्ट होंगे। एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन लेस स्पेस ऑक्युपाई करता है, अल्काइल ग्रुप ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर्स एंड बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फैक्टर्स यहाँ पे एंगल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। नॉर्मल बॉन्ड एंगल से यहाँ के जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़े से चेंज होंगे। सिमिलरली अगर इनकी पोलैरिटी को हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन का जहाँ पर लिंकेज है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जहाँ पर भी हम इसे स्टडी करेंगे आपने ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखना है, और जहाँ पे कार्बन होगा इट विल बी पार्शियल पॉजिटिव बिकॉज दिस बॉन्ड दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। ठीक है, पोलर है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। इसके अलावा जो आपका अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन के साथ, चाहे वो दोनों साइड पे हो एक ही साइड पे हो, अगर वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही है यानी उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही है तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये वाला पोर्शन नॉन पोलर है, हम इसे नॉन पोलर कंसिडर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऊपर। अल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हो सकते हैं, आगे इसकी सॉल्युबिलिटी जब हम पढ़ेंगे, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो पहले से हम देख लेते हैं। ये देखें, अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा करें, सपोज दिस इज वन कीटोन एंड दिस इज अनदर कीटोन,
तो इसमें जिस तरह अभी हमने पढ़ लिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जहाँ पर लिंकेज है उसमें ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके ऊपर अगर हम इनके चार्जेस ड्रा करें, सो वी कैन सी दैट दिस बॉन्ड इज पोलर, देयर आर 2 डायपोल। तो मतलब एक मॉलिक्यूल में भी डायपोल मौजूद है और आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी डायपोल मौजूद है, और जहाँ पे 2 डायपोल मौजूद हों 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इनके मॉलिक्यूल में मौजूद है वहाँ पर ये एक दूसरे के साथ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कर सकते हैं। दूसरा जो अल्काइल पोर्शन है इनका, तो अल्काइल पोर्शन is usually considered as non-polar because there is very less electronegativity difference between carbon and hydrogen, so we consider this non-polar। और जो non-polar molecules होते हैं तो उनमें usually जो interaction होती है बहुत weak type की होती है और उसको हम कहते हैं कि ये van der Waals forces हैं। तो जो अल्काइल ग्रुप हैं उनमें इंटरेक्टिव फोर्सेस होंगी बट दे आर वेरी वीक एंड दे आर नोन एज van der Waals forces। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जहाँ तक बात आती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा, ऑल्दो दे पोजेस हाइड्रोजन एंड दे पोजेस ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए चाहिए होता है कि जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली लिंक्ड हो ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कोई भी डायरेक्टली लिंक हाइड्रोजन नहीं है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मतलब ये आपस में खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर वाटर में हम इन्हें डालें तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ कि जो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स हैं उनमें खुद उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन अगर इनकी सॉलिबिलिटी हम देखेंगे, वाटर में इनको डिसॉल्व करेंगे तो तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ थ्रू द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो नेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन क्या है कि ज़्यादातर जो एल्डिहाइड्स और कीटोन हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब ये है कि ऐसे लिक्विड्स जिनको अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दो, ओपन रख दें, तो फिर उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ही एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे लिक्विड्स को कहा जाता है कि ये वोलेटाइल लिक्विड है। तो ज़्यादातर जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो वोलेटाइल इन नेचर हैं और इनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, अपनी इनकी स्मेल होती है जिनसे हम पहचान लेते हैं कि ये एल्डिहाइड और कीटोन है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन उनकी अपनी प्लीजेंट फ्रेगरेंसेस होती हैं। एरोमेटिक का मतलब ये है कि सपोज अभी हमने पहले पढ़ लिया है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप भी मौजूद हो सकता है, एराइल ग्रुप भी मौजूद हो सकता है। तो जहाँ पर इसके साथ एराइल ग्रुप है और वो इन द फॉर्म ऑफ बेंजीन रिंग है या उसका कोई डिराइवेटिव है, तो वो आपके कहलाते हैं कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है। ठीक है, जिन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एराइल ग्रुप मौजूद हो, और एराइल ग्रुप भी वो ग्रुप जो कि या तो बेंजीन है या बेंजीन के डिराइवेटिव है, तो तब इनको हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स उनकी यूजुअली अपनी प्लीजेंट फ्रेगरेंसेस होती हैं, एरोमेटिक इसी वजह से उनको कहा जाता है। एरोमेटिक का वर्ड एरोमा से निकला है और एरोमा फ्रेगरेंस को ही कहा जाता है। तो जो एरोमेटिक इन नेचर है उनकी अपनी फ्रेगरेंस होंगी, प्लीजेंट फ्रेगरेंस इनकी यूजुअली होती है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट जो स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड्स का और कीटोन का है, इट इंक्रीजेस स्मूथली विद देयर इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जितना इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उतनी ही उनके दरमियान इंटरेक्टिव फोर्सेस भी बढ़ेंगी, और जितने इंटरेक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी उतना ही उनको उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना मुश्किल होगा, एंड एज अ रिजल्ट उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। Boiling point of aldehyde and ketone is usually higher than those of an alkane, but it is lower than those of alcohols which have comparable molecular weight। अच्छा, अब ये जो अल्डिहाइड और कीटोन है इनका एन अल्केन से, ठीक है, जो नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि एन अल्केन में तो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही हैं। हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर है, किसी टाइप की कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्सेस उनमें नहीं है, सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है और उनको तोड़ना बहुत आसान होता है, और अगर वो इजीली टूट सकती हैं इट मीन्स उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन में तो हमने अभी पढ़ लिया है कि उनमें क्या है कि एक तो हाइड्रोकार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो
वैंडरवाल फोर्सेस भी हैं, साथ में कार्बोनिल कार्बन की वजह से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी है। तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी इनमें आ जाती है, तो उनकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू अल्केन्स, और इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम अल्कोहल के साथ इनको कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो अल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जितना ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है, और जितना सेपरेट करना डिफ़िकल्ट है इट मीन्स कि उतना ही उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो सीक्वेंस क्या है, नॉर्मल अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उसके बाद आ रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, और उसके बाद आपकी सीक्वेंस में आ रहे हैं अल्कोहल जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इन तीनों, ये जो एल्डिहाइड कीटोन और अल्केन है, इनसे अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। Next is their solubility in water. So as we have studied earlier that this carbonyl carbon possess partial negative oxygen and partial positive carbon, और इनकी आपस में जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ वैन डर वाल और डायपोल डायपोल हैं। वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर के हाइड्रोजन के साथ वो कार्बोनिल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है वाटर मॉलिक्यूल के, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। और कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसके साथ इसकी जो इंटरेक्शन है वो कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वाटर में किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो सॉल्यूट वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सके। किसी टाइप की अगर इंटरेक्शन उसके साथ होती है वाटर के साथ तो तब ही वो चीज़ सॉल्युबल होगी। अब यहाँ पे चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन की इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना रहा है, तो इस वजह से एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में सॉल्युबल होंगे। अच्छा, अब जनरल जो इनका सीक्वेंस है, जो 1 to 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो यूजुअली सॉल्युबल हैं। अगर हम कार्बन की तादाद बढ़ाते हैं 5 या 5 से ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अब बल्कि बन जाता है, और बल्कि होने की वजह से वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले रीजन को हाइड कर देता है, छुपा देता है। और कीटोन एल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी ही इसी कार्बोनिल कार्बन की वजह से है। तो अगर ये आर ग्रुप बल्कि ग्रुप्स हैं और वो इस कार्बोनिल कार्बन को छुपा रहे हैं, जब वो छुप जाएंगे तो वो वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकेंगे, और वाटर के साथ अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो इट मीन्स कि उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो जितना आप ये कार्बन की तादाद बढ़ाएंगे उतनी ही उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये देखें, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर। इनकी जो इंटरेक्शन है वो हम ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए, ये कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, दिस इज वन एल्डिहाइड और कीटोन, दिस इज अनदर। तो इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपने ऐसे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ड्रा नहीं करनी, ये फिर गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ अटैच होना ज़रूरी है, और ये इंटरेक्शन करेगा किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो तब ही इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है तो ये वाली जो इंटरेक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहलाती। अगर ये कार्बोनिल कार्बन आप एक लेंगे और दूसरा वाटर होगा तो तब इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल में है, और ये कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन, तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, नाउ दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर और कार्बोनिल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जबकि कार्बोनिल कंपाउंड्स की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और चूंकि इनकी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इट मीन्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जब तक इनका अल्काइल ग्रुप ज़्यादा बल्कि ग्रुप नहीं होगा। अगर वो बल्कि होगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि इनका कार्बोनिल कार्बन जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था वो छुप जाएगा। ओके, नेक्स्ट आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस कि एल्डिहाइड और कीटोन किस टाइप के रिएक्शन देते हैं। तो अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देखें, कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब कार्बन चूंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ जनरली रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफाइल्स का। न्यूक्लियोफाइल इज एनी स्पीशी विच हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो वो डोनेट कर सकता है, तो ऐसे स्पीशी को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, इट इज़ इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होता है चूंकि एक पाई बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस होंगे कार्बोनिल कार्बन के साइड पे, और ये एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज अ न्यूक्लियोफाइल एड्स टू दिस कार्बोनिल कार्बन, so that's why this type of addition are known as nucleophilic addition reaction। अब कहीं से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है एंड न्यूक्लियोफाइल इज इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ये अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर। ये देखें, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से, और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब जितना आसानी के साथ ये कार्बन एक्सपोज होगा, जितना आसानी के साथ ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होगा, उतनी ही इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जितना ये कार्बन रेजिस्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन, तो तब हम कहेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो आगे जब हम अल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करेंगे तो उसमें हमने देखना होगा इस कार्बन को, जो कंपाउंड इस कार्बन के साथ रिएक्शन आसानी के साथ दे रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और जिन कंपाउंड्स में कार्बन का रिएक्शन आसानी के साथ नहीं हो रहा न्यूक्लियोफाइल के साथ तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। Okay, so reactivity of carbonyl carbons, ketones are usually less reactive than aldehyde। ठीक है, कीटोन्स की रिएक्टिविटी अल्डिहाइड से कम है, और इसके दो रीजंस हैं, एक है स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिमाइंड कर देती हूँ कि अल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे साइड पे आर ग्रुप अटैच है, जबकि अल्डिहाइड्स में कीटोन्स में क्या है? दोनों साइड पे आर ग्रुप अटैच्ड है। अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमने दो चीज़ों को देखना है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि कितना स्पेस किसी ग्रुप ने ऑक्युपाई किया हुआ है। अगर स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई किया हुआ है तो मतलब कि वो कार्बन के साथ जो रिएक्शन होना है न्यूक्लियोफाइल का, उसको ज़्यादा हिंडर कर रहा है, उसको अलाउ नहीं कर रहा, उस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के साथ रिएक्शन होने पर अलाउ नहीं कर रहा, और इसको हम कहेंगे कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो कि ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा, तो स्पेस ऑक्युपाई ना करने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल को भी हिंडर नहीं करेगा और वो आसानी के साथ रिएक्शन कर सकेगा, और हम कहेंगे कि इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। दूसरा इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब ये है कि हमने पढ़ा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विदड्राइंग इफेक्ट हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग या इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप्स हैं, तो उनको भी हमने देखना होगा कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कम डोनेट कर रहे हैं, ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, उनकी वजह से कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है उसको क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी क्या बनती है। ओके, सो फर्स्ट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में अगर हम देखें एल्डिहाइड्स और कीटोन को, सो एल्डिहाइड्स हैव one hydrogen and one R group attached with the carbonyl carbon, whereas in ketones we have two R groups attached to the carbonyl carbon. Now this R group can occupy more space and hydrogen occupy less space. In ketones both the groups are R groups, so they both occupy more space. ठीक है, रिएक्टिविटी के लिए हमने पढ़ लिया है कि ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन होना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इज स्पीशीज विद नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक साइड पे तो हिंड्रेंस है बिकॉज ऑफ आर ग्रुप, लेकिन दूसरे साइड पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है और एज अ रिज़ल्ट इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर हम कीटोन्स में देखें तो कीटोन में दोनों साइड पे आर ग्रुप है और दोनों स्टेरिक हिंड्रेंस दे रहे हैं, दोनों ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ नहीं आ सकेगा ताकि वो कार्बन के ऊपर अटैक कर सके और एज अ रिज़ल्ट इसकी रिएक्टिविटी कम होगी।
तो ये फर्स्ट फैक्टर है जो कि हमें बता रहा है कि कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम है और अल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लिए अगेन लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड। This is aldehyde and this one is ketone. Okay, so in aldehyde only one R group is attached, और R ग्रुप अल्काइल ग्रुप का हम पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या करेगा कि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और आपको पता होना चाहिए कार्बन का रिएक्शन किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसी की वजह से रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल तब ही आसानी के साथ रिएक्ट कर सकेगा जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर ग्रुप है जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरे कीटोन में दो आर ग्रुप हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कार्बन को। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता नहीं है नेगेटिव। अब यहाँ पे एक आर ग्रुप डिक्रीज कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये कार्बन पॉजिटिव है, तो ये जो आर ग्रुप है ये उसके इफेक्ट को कम कर रहा है। उसके कार्बोनिल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम कर रहा है बाय 1 डिग्री, बिकॉज वन आर ग्रुप इज अटैच्ड। और कीटोन में पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है इट इज़ डिक्रीज्ड 2 टाइम्स बाय 2 आर ग्रुप्स। 2 आर ग्रुप्स मौजूद हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस आर ग्रुप्स। अच्छा, अब जितना इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो रही है उतना ही ये न्यूक्लियोफाइल तेज़ी के साथ रिएक्शन उसके साथ नहीं करेगा। ठीक है, और जिसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी के साथ इसके साथ रिएक्शन करेगा, तेज़ रिएक्शन करेगा, और हम क्या कहेंगे कि अल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कार्बन के ऊपर कम हो गई है तो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कार्बन के साथ फास्ट नहीं होगा और हम क्या कहेंगे कि जो कीटोन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये सेकंड रीज़न है जो आपको ये बता रहा है कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ओके, नेक्स्ट लेट अस कम टुवर्ड्स एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है अल्डिहाइड और कीटोन का वो है अल्फा हाइड्रोजन और उसके साथ लिंक्ड जो एसिडिटी है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन क्या है? देखिए, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके साइड्स में जो कार्बन अटैच हैं उनको कहा जाता है कि ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, द कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं उनको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उनको कहा जाता है अल्फा कार्बन, और अगर उन कार्बन के साथ कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उनको कहा जाता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन है। इनको अगर हम ओपनली ड्रा करें देन दे विल लुक लाइक ये हाइड्रोजन है, इनको हम ओपनली ड्रा कर देते हैं। सपोज दे आर लाइक 2 हाइड्रोजन थे तो इन 2 हाइड्रोजन को आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। सिमिलरली here we can draw this like this. Okay, so now there are 2 अल्फा कार्बन और इन 2 अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो ये कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, और 4 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो कि डायरेक्टली कार्बन अल्फा कार्बन के साथ लिंक्ड है, तो इस स्ट्रक्चर में 4 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह अगर इस वाले स्ट्रक्चर को हम देखें तो इस वाले स्ट्रक्चर में कोई एक साइड पे दूसरा अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन नहीं है, सो दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे साइड पे अगर हम देखें तो ये आपका अल्फा कार्बन है विच इज़ लिंक्ड विद द कार्बोनिल कार्बन, लेकिन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कार्बन की लिंकेज बनी हुई है, यहाँ पे भी कार्बन की लिंकेज बनी हुई है, और ये हाइड्रोजन उस वाले कार्बन, इसको हम कहते हैं कि ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होगा उसको कहा जाता है कि ये बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे बीटा कार्बन मौजूद है अल्फा कार्बन के साथ, उसके साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ठीक है, ये जो CH3 है तो इसमें भी ये 3 हाइड्रोजन बीटा कार्बन के ही हैं, ये 3 हाइड्रोजन इस वाले बीटा कार्बन के हैं। सिमिलरली ये 3 जो हाइड्रोजन हैं
ये भी बीटा कार्बन के हैं। अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी अल्फा कार्बन या कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो अल्फा एसिडिटी का जो फिनोमिना है वो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दे सकता, ये वाला स्ट्रक्चर दे सकता है। अच्छा, तो अब अगर इनमें अल्फा कार्बन मौजूद है तो एसिडिटी के लिए क्या करेगा ये कि प्रोटॉन डोनेट करेगा, क्योंकि एसिडिक स्पीशी हर वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन डोनेट करे। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि इसमें प्रोटॉन मौजूद है, ये देखें, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, this one is also alpha hydrogen. Similarly, the 3 hydrogens attached with the alpha carbon are also alpha in nature. तो ये डोनेट कैसे करता है देखें। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आता है, कोई भी बेस अगर आ रहा है, तो बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन को वो अपने साथ लेके जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं वो ये कार्बन के ऊपर छोड़ के जाएगा। तो ये कार्बन के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज और जो बेस है वो अटैच हो गया है हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, अब ये चूंकि इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये इसकी एसिडिटी हो गई, एंड दिस एसिडिटी इज बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये अल्फा एसिडिटी बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया है, नाउ दिस विल रेजोनेट ऑन दिस स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस इसकी कैसे होगी कि देखें, ये कार्बन कार्बन के दरमियान आएगा और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन के ऊपर। एज अ रिजल्ट वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड आ गया है और जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया है ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, दिस आर नोन एज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ वन अनदर। ये कभी नेगेटिव चार्ज कभी कार्बन के ऊपर आएगा और कभी ये आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब ये पाई बॉन्ड रेजोनेट करेगा बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन। अब वो स्ट्रक्चर्स जो इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं और आसानी से इस हाइड्रोजन को दे सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो ये नेगेटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर रह जाता है वो खुद के ऊपर स्टेबलाइज नहीं कर सकता, तो उनको हम कहेंगे कि ये वीक एसिड है। तो आगे अब हमने कंपेयर करना है कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को इसी बेस के ऊपर। ये देखें, कीटोन में अगर इनका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन निकलता है तो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रा करेंगे, दोनों साइड पे आर ग्रुप अटैच्ड है और एक अल्फा हाइड्रोजन चला गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो पाई बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हुई है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये कीटोन सिस्टम। इसी तरह अल्डिहाइड सिस्टम में कार्बन यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप था उसका कार्बन है और यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है, एज अ रिजल्ट हेयर नेगेटिव चार्ज पेयर और फिर इसकी शिफ्टिंग होगी कार्बन कार्बन के दरमियान में, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन के ऊपर एंड एज अ रिजल्ट विल गेट दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन लाजमन ड्रा करना है बिकॉज अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। अच्छा, नाउ लेट अस कंपेयर द एसिडिटी ऑफ कीटोन्स एंड अल्डिहाइड। अल्काइल ग्रुप्स क्या है, दे आर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम। अल्काइल ग्रुप, जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम करते हैं कार्बन के ऊपर। देखिए, ये जो कार्बन है जहाँ से इस हाइड्रोजन ने निकलना है, तो इसको एक कीटोन में चूंकि दो आर ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, और जितना कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ये प्रोटॉन आसानी से नहीं निकल सकता, क्योंकि प्रोटॉन अगर निकलेगा तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम हो, तभी वो आसानी से निकल सकता है। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्रोटॉन को जाने नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की हमेशा एक दूसरे के लिए एफिनिटी होती है। सो इफ़ अल्काइल ग्रुप्स आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन, तो कार्बन क्या करेगा, प्रोटॉन को जाने नहीं देगा आसानी से, और अगर प्रोटॉन आसानी से नहीं निकल सकता इट मीन्स कि ये वीक एसिड है।
इसके कंपैरिजन अगर हम अल्डिहाइड्स को देखें तो अल्डिहाइड में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं देते, एक साइड पे R ग्रुप है, तो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो R ग्रुप दे रहा है, यानी कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वन अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे ये दो अल्काइल ग्रुप की वजह से थी। ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी तो प्रोटॉन के लिए उसकी जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा नहीं होगी, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा नहीं है तो ये प्रोटॉन आसानी से निकल सकता है, और जहाँ पे प्रोटॉन आसानी से डोनेट हो सकता हो, आसानी से निकल सकता हो, तो उनको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मतलब क्या हुआ कि aldehydes are strong acids while ketones are weak acid because of this electron donating effect of the alkyl groups that is attached to aldehyde and ketone। यहाँ पे आप इनकी pKa वैल्यू देख सकते हैं। कीटोन की pKa वैल्यू है 19 और अल्डिहाइड के लिए ये वैल्यू है 17। pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी उतनी कम होगी, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी एसिडिटी कम होगी, और अल्डिहाइड में pKa वैल्यू कम है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, नाउ एट द एंड लेट अस सी द यूजेस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड्स को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए। बिल्कुल, जो इसका फर्स्ट मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड, वो गैसियस स्टेट में है और इसका 40% सोल्यूशन वाटर में फॉर्मेलिन कहलाता है, जो कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का कोई कल्चर, उसके कल्चरिंग के लिए, या अपने प्लांट का कोई उसके ऊपर उसका स्पेसिमेन लिया हुआ है, उसके ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको चूँकि हमें ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रखना होता है और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए फिर यूज़ किया जाता है फॉर्मेलिन। इसी तरह जो फॉर्मल्डिहाइड है उसको यूज़ किया जाता है टैनिंग पर्पसेस के लिए, ग्लूज और जो पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह जर्मिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं प्लांट्स में, इन तमाम मटेरियल में फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। सिमिलरली दिस इज आल्सो यूज्ड इन ड्रग टेस्टिंग एंड फोटोग्राफी, एंड व्हेन दिस रिएक्ट विद फिनोल फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म बेक्लाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का जब फिनोल के साथ रिएक्शन होता है तो ये बेक्लाइड देते हैं, और बेक्लाइड एक पॉलीमर है जिसे प्लास्टिक कोटिंग और एडहेसिव्स में इस्तेमाल किया जाता है। एसिटल्डिहाइड को लार्जली यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन में, और पेराडीन्स के जो डिराइवेटिव है, एसिटिक एसिड और पेराडीन के डिराइवेटिव्स हैं, उनके प्रिपरेशन में एसिटल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। और जो बेंजल्डिहाइड है, दिस इज़ यूज्ड इन परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और डाइज। जिस तरह हमने पीछे पढ़ लिया है कि जो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स हैं वो क्या करते हैं, उनका अपना एक फ्रेगरेंस होता है, तो बेंजल्डिहाइड को यूज़ करते हैं परफ्यूम्स में उनकी फ्रेगरेंस की वजह से, और बाकी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और डाइज हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स में इनको यूज़ किया जाता है फॉर देयर एलमंड फ्लेवर। इनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट की तरह का फ्लेवर होता है, और इस वजह से उनको फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। आल्सो दे आर यूज्ड इन बी रेपेलेंट। ठीक है, बी को रिपेल करते हैं, तो इसके तौर पर भी इन्हें यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये हो गए हैं अल्डिहाइड्स के यूजेस। नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ कीटोन्स के ऊपर। तो जो मोस्ट कॉमन कीटोन है वो एसीटोन है, और एसीटोन एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, प्लास्टिक और बाकी सिंथेटिक फाइबर के लिए यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड में एसीटोन को यूज़ करते हैं नेल पेंट रिमूवर के लिए। ठीक है, जो हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए, और पेंट को थिन करने के लिए। पेंट यूजुअली थिक होता है, तो उसको थिन करने के लिए, ताकि वो आसानी से अप्लाई किया जा सके, उसमें यूज़ करते हैं एसीटोन। मेडिसिन में कीटोन को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए, जो दाने फेस के ऊपर निकल जाते हैं या स्किन के ऊपर, तो उनके ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ कीटोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल इथाइल कीटोन, जिसको यूजुअली MEK से रिप्रेजेंट करते हैं, और केमिकली इसका अपना नाम ब्यूटानोन भी है, आयोपेक नेम। This is also a common solvent and is used in the production of textile and varnishes, plastic, paint removers, paraffin wax, etc. Make is also used in welding as welding agent for plastic due to dissolving properties. ठीक है, इनमें चूंकि डिजॉल्विंग प्रॉपर्टीज भी है, तो अगर दो प्लास्टिक को हमने ग्लू करना है, मतलब एक दूसरे के साथ चिपकाना है, तो उनको एज अ वेल्डिंग एजेंट और एज अ ग्लूइंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। एंड cyclohexanone is another important ketone
एंड दिस इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन। नाइलॉन भी एक पॉलीमर है एंड और उसकी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं साइक्लोहेक्सानोन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन। नाइलॉन जो इसके अपने थ्रेड्स होते हैं जो हम मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो नाइलॉन के थ्रेड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है साइक्लोहेक्सानोन को। तो ये आपका हो गया है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जिसमें आपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, इनके यूजेस पढ़ ली, इसके अलावा अल्फ़ा हाइड्रोजन और इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।